मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं से। प्रोफेसर फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश में केवल आंतरिक अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त की जाने वाली समावेश से होता है, भले ही वे सेवाएं भौतिक या मानवीय परिस्थितियों से प्राप्त हो। इस प्रकार एक पियानो व ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है वह इस वर्ष की कुल आय का भाग नहीं है, बल्कि पूंजी में वृद्धि मात्र है। इस वर्ष की आय में केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है जिनका उपभोग इस वर्ष में किया जाता है। इस प्रकार प्रोफेसर फिशर की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के वार्षिक उत्पादन से नहीं है, बल्कि वार्षिक उपभोग से निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1990 में 1000 रुपये के मूल्य का एक ओवरकोट बनता है। अतः मार्शल तथा पिगू की परिभाषा के अनुसार समस्त 1000 रुपये को सन 1990 की राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाएगा, किंतु फिशर समस्त 1000 रुपये को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। उनके अनुसार सन 1990 को राष्ट्रीय आय में केवल उस वर्ष की आय को जोड़े जाते हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि उस वर्ष में जो आय रहेंगे उसी को जोड़े जाते हैं करके बतला रहे हैं। इसमें अतिरिक्त को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है करके इसमें बतलाया गया है। कौन इसको बतला रहा है? प्रोफेसर फिशर के अनुसार है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें ओवरकोट के उपभोग के मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि ओवरकोट को 5 वर्ष उपभोक्ता में लाया जाता है। अतः सन 1990 में ओवरकोट का उपभोग मूल्य 200 रुपया होगा। अतः फिशर के अनुसार सन 1990 की राष्ट्रीय आय की गणना में केवल 200 रुपये की जोड़नी चाहिए, 1000 रुपये नहीं। इस प्रकार फिशर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने समय केवल उपभोग मूल्य को ही लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये प्रोफेसर फिशर के अनुसार है। इनका आलोचना देख लेते हैं। तो फिशर की परिभाषा से राष्ट्रीय आय की गणना करना मार्शल की परिभाषा से भी कठिन है। किसी देश में एक बार कुल वस्तु सेवाओं के उत्पादन को तो ज्ञात किया जा सकता है, किंतु किसी वस्तु का वर्ग विशेष में कितना उपभोग हुआ इसका मूल्यांकन करना असंभव है। दूसरा नंबर देख लेते हैं। टिकाऊ उपभोग वस्तुओं की जीवन अवधि का सही अनुमान लगाना कठिन हो सकते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। इसको तीनों परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे करके इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि तीनों ही प्रश्नों के अपने अपने गुण या दोष हैं। मार्शल एवं पिगू ने राष्ट्रीय आय की माप जहां उत्पादन तथा सेवाओं के आधार पर ही की है, वहीं फिशर ने उपभोग को आधार माना है। इस दोनों में कौन सा आधार अधिक उपयुक्त है यह कह सकना कठिन है। यद्यपि फिशर की परिभाषाएं मार्शल एवं पिगू की परिभाषाओं की तुलना में अधिक वैज्ञानिक हैं, तथापि इसे व्यवसाय में लागू करना अत्यंत कठिन है। मार्शल एवं पिगू की परिभाषाओं से कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि मार्शल की परिभाषा अधिक विस्तृत है तथा सैद्धांतिक दृष्टि से वैज्ञानिक हैं, जबकि पिगू की परिभाषा व्यवहारिक दृष्टिकोण से अधिक उचित है, क्योंकि इनके द्वारा
राष्ट्रीय आय की माप करना अधिक सरल है। इस प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें ब नंबर देखते हैं, आधुनिक परिभाषा। ये तो हम लोग पढ़े थे पारंपरिक परिभाषा। अब आधुनिक जो वर्तमान में जो चल रहे हैं उसका परिभाषा देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है उसमें देख लेते हैं। तो इसमें आ सकता है प्रोफेसर साइमन कुजनेटस, प्रोफेसर V.K.R.V. राव तथा राष्ट्रीय आय समिति की परिभाषा आती है। तो इसमें देखते हैं प्रोफेसर V.K.R.V. राय के अनुसार, मतलब वो क्या सोचता है ना, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय वस्तुएं एवं सेवाओं के प्रवाह के मौद्रिक मूल्य द्वारा सूचित होती हैं। इस मूल्य को प्रचलित कीमतों के आधार पर ज्ञात किया जाता है और इनमें उन आयों को मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो बिक्री के लिए उपलब्ध है या जिन्हें बेचा जा सकता है। मतलब ये अपने हिसाब से बतला रहे हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं प्रोफेसर साइमन कुजनेस्ट के अनुसार देख लेते हैं, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन स्थल से प्रारंभ होकर आंतरिक वस्तुओं तक पहुंचने वाली समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं की मात्रा या पूंजी स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को राष्ट्रीय आय में लिखेंगे। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि शुद्ध जो राष्ट्रीय आय रहेगा उसी को लिखेंगे, ऐसा इनका कहना है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार, अब भारत की जो राष्ट्रीय आय समिति बनाए जाते हैं उनके अनुसार क्या है उसको देखते हैं। तो एक निश्चित अवधि में वस्तु एवं सेवाओं की बिना दोहरी गणना किए हुए जो योग प्राप्त होते हैं उन्हें राष्ट्रीय आय में जोड़ना चाहिए। क्या है? वस्तु एवं सेवाओं की बिना दोहरी गणना, मतलब बिना गणना किए इसको क्या है सम्मिलित किया जाए, ऐसा करके राष्ट्रीय आय के अनुसार है। ठीक है। अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार क्या बोल रहे हैं उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित साधन आय का योग है। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि मतलब एक प्रकार के पूरे भारतवर्ष में जो निवास करने वाले व्यक्ति रहते हैं उनका क्या है मजदूरी है, लगान है, ब्याज है या लाभ के रूप में अर्जित किया जाता है। इस प्रकार से सभी का अलग अलग इसमें मत दिए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं, अतः संक्षिप्त में राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किए जा सकते हैं। इसमें देखते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वर्ष में उत्पत्ति समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का योग होती हैं, जिसमें से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जो अलग अलग जो मान्यताएं हैं, अलग अलग जो सोच रहे हैं उसको बतलाया गया है। उसके बाद देखते हैं परिभाषाएं देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय का संबंध एक लेखा वर्ष होता है। भारत में यह लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि तक रहते हैं। जैसे भारत में क्या रहता है, जैसे बजट को नानना है तो बजट को नानने के लिए अपने को समय देते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की अवधि तक जितने भी वस्तु आय और व्यय रहते हैं उसको अपने को दर्शाना रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। चलो आगे और देखते हैं। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब अंतिम जो रहेंगे उसको वस्तु एवं सेवाएं रहेंगे उसको सम्मिलित किए जाते हैं, ऐसे करके इसमें बताया गया। तीसरा नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मशीन कल पुर्जों के घिसावट व्यय को निकाल दिया जाता है, मतलब अलग किए जाते हैं। पहले भी
ऐसे कितनों बार आए हैं जिसमें भी बताए गए हैं कि इसका क्या है, कल पुर्जे को अलग किए जाते हैं, जो भी व्यय रहते हैं उसको। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर, राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय आय गणना उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पुरस्कार जैसे लगान है, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ आदि के योग के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। इसे साधन आय पर आधारित राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं छठवां नंबर, देखते हैं उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पुरस्कार जैसे लगान है, मजदूरी है, ब्याज है तथा लाभ का प्रयोग या उपभोग वस्तुओं के लिए किया जाता है अथवा पूंजीगत वस्तुओं पर विनियोग के रूप में किया जाता है। अतः राष्ट्रीय आय उपभोक्ता एवं विनियोग, हाँ तो इसमें देखते हैं हम लोग विनियोग के रूप में, अतः राष्ट्रीय आय उपभोग एवं विनियोग पर किए गए अंतिम व्यय को जोड़कर भी ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या होता है, कितना समय के लिए होता है, ये आप लोग को कम से कम जानना जरूरी है। राष्ट्रीय आय क्यों रहता है ना, कहाँ तक इनका क्षेत्र है, किस लिए लिया जाता है, किसको जोड़ा जाता है, किसको घटाया जाता है, ये सब चीज़ इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बाद देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद है ना, इसको देख लेते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में, कोष्टक में लिखाया है, देश के निवासी अथवा अनिवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग से होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए होते हैं। इनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, घर से जो भी रहते हैं वस्तुएं और सेवाएं रहते हैं उसको इसमें लिया जाता है, ऐसा करके इसमें बताया गया है। आगे देख लेते हैं इसका, एक देश की घरेलू सीमा में एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं इसमें, उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तु सेवाओं के रूप में होती हैं, ऐसा करके इसमें बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं को टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं के रूप में विभक्त किया जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं समस्त वस्तुओं का उत्पादन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा दोनों में हो सकता है, ऐसा करके इसमें बताया गया है। पाँचवा नंबर, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग अंतिम उपभोग के रूप में किया जाता है उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाओं के रूप में तथा जिनका उपभोग उत्पादन प्रक्रिया के रूप में किया जाता है उन्हें उत्पादक एवं पूंजीगत वस्तुओं व सेवाओं के रूप में जाना जाता है। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बराबर उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं प्लस पूंजीगत वस्तुएं। तो ये आप लोग को कम से कम याद होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये जो सूत्र दिए गए हैं उसको आपको हो सकता है निकालना पड़ता है, तो ये आपको सूत्र कम से कम आपको याद होनी चाहिए कि ये जो सूत्र है सकल घरेलू उत्पाद बराबर उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं प्लस पूंजीगत वस्तुएं, तो ये आप लोग को कम से कम ध्यान रहना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, डिब्बे में जो दिए हैं उसको देख लेते हैं। इसमें देखते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा में सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखेंगे, विशुद्ध घरेलू उत्पाद देखेंगे, विशुद्ध राष्ट्रीय आय देखेंगे, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखेंगे, साधन लागत एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखेंगे। 7वां नंबर देखते हैं, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय देखेंगे, निजी आय देखेंगे, व्यक्तिगत आय देखेंगे, व्यय योग्य आय, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, वास्तविक आय देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे तो इसमें क्या क्या है करके, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं, पुरानी वस्तु की बिक्री से प्राप्त राशि इसमें नहीं जोड़ी जाती है। जो पुरानी जो वस्तु रहेंगे उसको नहीं जोड़ी जाती हैं, इसमें बतलाया गया है, ठीक है। किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में, है ना। उसके बाद देख लेते हैं, इनके मूल्य में स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन तथा खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया सम्मिलित होता है। मतलब क्या है, जब आप लोग किराया देते हो तो वो भी सम्मिलित होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं 4था नंबर में, सकल घरेलू उत्पाद देश की घरेलू सीमा से संबंधित धारणाएं हैं। जो सकल जो घरेलू उत्पाद है वो घर की सीमा, देश की घरेलू सीमा से ये क्या है, धारणाएं हैं। अतः इनमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, साधारण आय सम्मिलित नहीं है। विदेश से जो पैसे जैसे आपको भी मिलता होगा, है ना, तो आप लगाए होंगे तो उसको नहीं जोड़ते, ऐसा करके बताया गया इसमें। अंत में सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में निम्नलिखित को नहीं जोड़ा जा सकता है: हस्तांतरण भुगतान या आय, बी नंबर पूंजीगत आय, सी नंबर वैधानिक क्रियाओं से प्राप्त आय। तो इस प्रकार से ये सभी को हम लोग नहीं जोड़ सकते, ऐसे करके इसमें बतलाया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद की धारणाएं देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की 3 अवधारणाएं हैं, इसमें देखेंगे। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे। उसके बाद हम लोग साधारण लागत पर सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, सबको अलग अलग तरीका है इससे, ठीक है। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रकार की समस्याएं होंगे तो आप पर्सनल मोबाइल नंबर से या व्हाट्सएप से आप चैट करके बतला सकते हो, ठीक है। थैंक यू।